माँ जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बता, क्या बात है? सारे मेहमान चले गए हैं, अब सिर्फ घर के ही लोग बचे हैं, तो खाने में क्या बनाऊं? एक काम कर बहू, दाल चावल और कोई एक सब्जी बना ले। ठीक है माँ जी। और रोटियां कितनी बनाऊं? 40-50 के करीब तो बना ही लेना। आज कर ले सारा काम, कल से छोटी बहू को लगा लेना अपने साथ। नहीं माँ जी, सारी उम्र तो उसे रसोई में मेरे संग बितानी है। अभी 1-2 दिन अपने पति के साथ बिता लेने दीजिए, जब उसका मन करे वो खुद ही आ जाएगी रसोई में, तब तक मैं कर लूंगी सारा खाना। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी वैसे। इतना कहकर बिमला वहां से उठकर चली गई। दरअसल बिमला स्वभाव से काफी सख्त थी। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला उससे डरता था, और पति के गुजर जाने के बाद से तो जैसे वो हंसना ही भूल गई थी। बिमला के 2 बेटे थे, बड़ा करण और छोटा अर्जुन। दोनों ही अच्छा कमा रहे थे। कविता करण की पत्नी थी और अब छोटे बेटे अर्जुन की शादी अंकिता के साथ हो गई थी। फिर कुछ देर बाद, कैसी हो अंकिता? अरे भाभी, अंदर आइए ना। अब मैं अच्छी हूँ। बढ़िया। वैसे बहुत थक गई होगी ना? नहीं नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ, ये शादी के फंक्शंस बड़े ही थकाऊ होते हैं, ऊपर से मेहमानों की आवभगत। उफ। अच्छा सुनो, मैं ये कहने आई थी कि रात के खाने के लिए दाल चावल रोटी और सब्जी बना रही हूँ। तुम्हारा कुछ और खाने का मन हो तो बता दो, मैं अलग से बना दूंगी तुम्हारे लिए। नहीं नहीं भाभी, आप सबके लिए जो बनाएंगी मैं भी वही खाऊंगी। बल्कि मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ रसोई में, आपकी मदद करने। अभी से? अरे अभी 1-2 दिन नई बहू होने का सुख भोग लो, फिर तो सारी जिंदगी रसोई में ही गुजरनी है, समझी? वैसे भी माँ जी तुम्हें भी कहाँ छोड़ने वाली हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा खाना बनाना है। बहुत सारा खाना? पर क्यों भाभी, सारे मेहमान तो चले गए ना? हाँ मेहमान तो चले गए, पर माँ जी तो है ना, और जब तक वो हैं हर रोज ढेर सारा खाना ही बनता रहेगा इस घर में। पर ऐसा क्यों भाभी, यहाँ हम 5 लोग ही तो है ना? अंकिता के सवाल का कविता ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। उधर कविता का बिना कुछ कहे यूं चले जाना अंकिता को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो नई बहू थी तो उसने चुप रहने में ही समझदारी समझी। फिर रात को खाने के वक्त पर, माँ जी आप भी आइए ना। हाँ हाँ, तुम लोग शुरू करो, मैं बाद में खाऊंगी, अभी मुझे कहीं जाना है। इतनी रात को? सुनिए, आप भी माँ जी के साथ जाइए ना। अंकिता ने अपने पति अर्जुन की तरफ देखकर कहा, लेकिन अर्जुन अपनी जगह से नहीं हिला। इधर बिमला और कविता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कविता, खाना बांध दिया ना? हाँ हाँ माँ जी, वही मेज पर रख दिया है। बिमला ने मेज से खाने की पोटली उठाई और बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद दोनों भाई और कविता खाना खाने लगे, लेकिन अंकिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंकिता ने ध्यान दिया कि दिन भर ऐसे ही हर 2-3 घंटों के बाद बिमला खाने की पोटली उठाती और घर से बाहर निकल जाती। अंकिता ने यह भी महसूस किया कि बेचारी कविता, वो सारा दिन बस रसोई में खाना ही बनाती रहती थी। फिर 2 दिनों के बाद अंकिता की पहली रसोई की रस्म हुई। उसने सभी के लिए तरह तरह के पकवान बनाए, लेकिन उसका बनाया हुआ हलवा सभी को बहुत पसंद आया। अंकिता। जी माँ जी। हलवा बहुत अच्छा बनाया है तुमने। एक काम करो, खाना खाने के बाद कविता के साथ मिलकर फिर से ऐसा ही हलवा बनाओ। कविता, कम से कम 3-4 किलो सूजी का तो बना ही लेना। जी माँ जी, मैं समझ गई। कविता अपनी सास बिमला का इशारा समझ गई थी, लेकिन अंकिता को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। फिर जब बिमला वहां से चली गई तो अंकिता ने हिम्मत करके अपनी जेठानी से पूछ ही लिया, भाभी ये 4 किलो सूजी का हलवा और एक टाइम में 40-50 रोटियां, आखिर इतना सारा खाना खाता कौन है? मैंने देखा है पूरे दिन में 8-8 बार खाना बनाना पड़ता है आपको, जिसमें से घर के लोग तो थोड़ा बहुत ही खाते हैं, बाकी खाना लेकर माँ जी जाती कहाँ है? तुम्हें ये सब बताने और समझाने की जिम्मेदारी वैसे भी मेरी है। तो सुनो अंकिता, हमारे गांव से कुछ दूर काली नदी को पार करके एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ पड़ता है। उस पहाड़ के अंदर एक गुफा है। लोग मानते हैं कि उस गुफा में एक भयंकर दैत्य रहता है। पहले वो हमारे गांव में घुस आता था और किसी भी इंसान को पकड़कर उसे खा लेता था। उसके आतंक से पूरे गांव में दहशत था। लेकिन फिर एक दिन हमारी माँ जी ने उस दैत्य से आंखें मिलाकर बातें की। वो उससे डरी नहीं और उसे वचन दिया कि हर दिन 8 बार वो उसकी गुफा के बाहर उसके लिए खाना छोड़ेंगी, जिसके बदले उस दैत्य ने वचन दिया कि वो कभी गांव के अंदर नहीं आएगा और ना ही किसी इंसान को खाएगा। और बस तभी से सिलसिला चला आ रहा है। मैं हर दिन 8 वक्त का खाना बनाती हूँ और माँ जी 8 वक्त वही खाना उस दैत्य के लिए लेकर जाती हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ माँ जी पर ही क्यों है? ये तो पूरे गांव का मसला है ना। इस बार अंकिता के पति अर्जुन ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, सही कहा तुमने अंकिता। पहले कुछ सालों तक गांव के हर घर से 1 या 2 वक्त का खाना आ जाता था, लेकिन जब हालात सामान्य होने लगे तो लोगों ने इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया।
हमने भी माँ को समझाया पर वो मानी नहीं, और उस दैत्य के 8 वक्त के खाने की जिम्मेदारी हमारे परिवार पर ही है। माफ कीजिए, पर आज के समय में कौन भरोसा करेगा इस कहानी पर? अब के समय में दैत्य कहाँ होते हैं? अब वैसे क्या माँ जी के अलावा आप लोगों ने कभी उस दैत्य को देखा है? नहीं, और हम उसे देख भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उसने माँ के अलावा किसी और को देख लिया तो वो उसे तुरंत ही खा जाएगा। इसलिए माँ हमें कभी अपने साथ लेकर नहीं गई। भाभी, पर आपने कभी इस सब का विरोध क्यों नहीं किया? एक दिन में 8-8 वक्त का खाना बनाना कोई मजाक की बात थोड़ी ही है। अब यही मेरी किस्मत है अंकिता। माँ जी को गांव वालों पर तो तरस आता है, पर अपने बेटों और मुझ पर नहीं। दैत्य का पेट भरने का जिम्मा माँ जी ने लिया है, और इसकी पूर्ति हमें ही करती रहनी होगी, शायद जिंदगी भर। कविता ने ये बात बड़े दुखी मन से कही थी। दूसरी तरफ अंकिता ने उसी वक्त ये तय कर लिया कि वो इस कहानी की सच्चाई परखेगी जरूर। अगले दिन जब सुबह सुबह बिमला खाने की पोटली लेकर घर से निकली तो अंकिता भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। वो लगातार उसका पीछा करती रही। बिमला ने पहले एक नदी पार की जहाँ उसकी कमर तक पानी था। फिर नदी पार करके वो एक मंदिर में पहुंची, लेकिन वहां कोई दैत्य नहीं था, बल्कि ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो बिमला का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आ जाओ बालको, खाना लाई हूँ, चलो जल्दी से आ जाओ। पेड़ के पीछे छिपी अंकिता ये सब देखकर हैरान थी। उसने देखा कि बिमला ने सभी बच्चों को आराम से बिठाकर खाना खिलाया और फिर वहां से चली गई। अंकिता भी उसके पीछे पीछे चल दी। दूसरी बार बिमला ने खाने की पोटली लेकर एक बार फिर नदी पार की, लेकिन इस बार वो एक अनाथ आश्रम में गई। वहां भी उसने भूखे बच्चों को खाना खिलाया। कुछ देर बाद बिमला वहां से चली गई, लेकिन इस बार अंकिता वहां से नहीं गई। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां झाड़ू लगा रही है। अंकिता उसके पास गई और फिर, सुनिए, ये कौन थी जो बच्चों के लिए खाना लाई थी? मुझे नहीं मालूम बेटी, लेकिन पिछले 25 सालों से वो ऐसे ही हर रोज बच्चों के लिए खाना लेकर आती हैं। कहते हैं कि उनके पति पहले यहाँ काम करते थे। वो बच्चों की देखभाल के साथ साथ उनके लिए खाना भी बनाते थे, मगर एक दिन कोई खतरनाक दैत्य यहाँ आया। उसने बच्चों को खाने की कोशिश की, लेकिन उनके पति ने उस दैत्य का मुकाबला किया और फिर आखिर में वो दैत्य उन्हें खा गया। ये बात जैसे ही उस औरत को पता चली, वो उसकी गुफा में जाकर उस दैत्य से भिड़ गई। इस औरत के हाथ में माता का त्रिशूल था और उस त्रिशूल से ही उसने उस दैत्य का वध कर दिया। और तब से लेकर आज तक यहाँ के भूखे और अनाथ बच्चों का पेट वही औरत भर रही है। पर वो कौन है, कहाँ से आती है, आपको पता तो होगा, है ना? नहीं, उसने तो कभी अपना नाम तक नहीं बताया। कहाँ से आती है फिर कहाँ चली जाती है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी संतान नहीं थी। तब वो इसी अनाथ आश्रम से 2 लड़कों को अपने साथ ले गई थी अपना बेटा बनाकर। अब चिंता मत करिए, वो दोनों बच्चे अब बड़े हो गए और बहुत सुखी है अपने परिवार के साथ। ये कहकर अंकिता ने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसकी सास अत्याचारी नहीं बल्कि परोपकारी थी। और अब उसे भी इस बात पर गर्व हो रहा था कि उसके घर की रसोई में हर रोज 8 वक्त का खाना पकता है। ओहो, हालत खराब हो रही है इस रसोई में। सारा दिन गर्मी में खड़े खड़े पकते रहो बस। और एक ये खुद तो सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, लेकिन अपनी बीवी की तो इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। आने दो आज इनको, इनकी तो आज खैर नहीं। शाम को जब अतुल घर आता है तो मधु उससे कहती है, आ गए सारा दिन एसी की हवा खाकर। खुद तो एसी में बैठे रहते हो इसलिए गर्मी का एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे बारे में भी सोचो जरा। एक वो पड़ोस वाली रचना है, अब तो उसका पति भी एसी ले आया। किराए पर रहने के बावजूद उसे अपनी पत्नी की कितनी चिंता है। और एक तुम हो, कभी आकर पूछते भी हो कि 48 डिग्री के टेम्परेचर में किस तरह दिन काट रही हूं मैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें तो बस 2 वक्त का खाना मिल जाए और उसके बाद बीवी जाए भाड़ में। क्या हुआ मधु, क्यों आते ही राशन पानी को लेकर चढ़ रही हो? जो कहना है सीधा सीधा कहो, हर बात पर ताना मारना जरूरी है क्या? पति थका हारा ऑफिस से आया है? चाय पूछने की बजाय तुम तो मुंह से आग के गोले बरसा रही हो। जब इंसान पूरा दिन इस भट्टी जैसी गर्मी में उबलेगा तो मुंह से आग के गोले ही बरसेंगे, प्यार तो बरसेगा नहीं। और अगर आप चाहते हो कि जब आप शाम को घर आओ तो बीवी आपसे मीठी मीठी बातें बोले, तो उसके लिए पहले कमरे में एक एसी लगवा दो। एसी में मूड ठंडा रहेगा, तभी तो बीवी अच्छी अच्छी बातें करेगी। काम करते करते कमर टूट जाती है, और जब 2 घड़ी आराम करने का मन करता है ना, तो इस गर्म पंखे की हवा मुंह पर लू के थपेड़ों की तरह पड़ती है। तो पड़ोस के रचना के घर एसी की हवा खाने चली जाया करो। हाँ, ये बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना आपको? खुद तो एसी लगवाने से रहे, ऊपर से मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर में अपने कमरे में एसी चाहिए, समझे? अपनी पत्नी की जिद के आगे अतुल की एक न चली और वो एक 1.5 टन का स्प्लिट एसी लाकर अपने कमरे में टांग देता है।
जिसे देख उसकी माँ रत्ना बोली, ये देखो, ये हैं कलयुग के श्रवण कुमार। अपने कमरे में एसी लगाकर बैठ गए, लेकिन माँ बाप की चिंता किसी को नहीं। इतनी गर्मी में हम पंखे में सो रहे हैं, रात भर उस मुई छत पर टंगे पंखे को देखकर ही बीत जाती है। सीधे सीधे कहो ना माँ कि तुम्हें भी अपने कमरे में एसी चाहिए। अपने कमरे में एसी लगवाना याद रहा, लेकिन बगल के कमरे में सो रहे माँ बाप की तुम्हें कोई चिंता नहीं। अरे अगर हम कुछ बोलते नहीं तो कम से कम अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर सकते हो ना। अपनी माँ के इतने प्रवचन सुनकर आखिरकार अतुल को अपनी जेब एक बार और ढीली करनी पड़ती है और वो अपने माँ बाप के कमरे के लिए भी एक एसी ले आता है। इस तरह अब घर में 2 एसी हो गए। एक रोज, अरे भाभी, जयपुर में गर्मी कैसी है? यहाँ दिल्ली में तो बड़ा ही बुरा हाल है। क्या बताऊं दीदी, पहले तो यहाँ बहुत गर्मी थी, लेकिन जब से अतुल ने एसी लगवाया है ना, बड़ा आराम है। अब तो बाहर 50 डिग्री हो, रेगिस्तान जैसा माहौल हो, तब भी कमरे में आकर तो ऐसा लगता है जैसे राजस्थान से शिमला पहुंच गए हों। क्या एसी? हाँ एसी। एसी की बात सुनते ही बुआ जी के तो कान खड़े हो जाते हैं। अब जब से उसे ये खबर मिली थी, तब से बुआ जी का दिल जयपुर जाने के लिए तरस रहा था और वो फोन करके अपनी भाभी यानी कि रत्ना से कहती है, अरे भाभी, सोच रही थी बड़े दिन हो गए जयपुर आए हुए, दिल्ली में गर्मी भी बहुत है, तो क्यों ना कुछ दिन वहीं आ जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आखिर ये भी तो आपका ही घर है, जब मर्जी आइए। ये कहकर रत्ना ने फोन रख दिया। उसने बुआ जी को आने के लिए कह तो दिया, लेकिन अब फिर से वही समस्या थी कि बुआ जी को सुलाएंगे कहाँ। हम दोनों के कमरों में तो एसी है, लेकिन हाल में जहाँ गेस्ट का बेड लगा है वहाँ तो कोई एसी है ही नहीं। अब ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम एसी वाले कमरे में सोएं और मेहमान सारी रात गर्मी में करवट बदलते बदलते ही रात काटते रहें। गर्मी का मौसम है बेटा, मैं तो कहती हूँ अब एक एसी हॉल के लिए भी ले ले, नहीं तो उम्र भर का उलाहना हो जाएगा तेरी बुआ का कि मैं तो भाभी के घर गई थी, सब लोग मजे से ठंडी ठंडी हवा में सोते थे और मैं वहां गर्मी से मर रही थी। अब तुम अपनी बुआ की आदत तो जानते ही हो ना बेटा। हाँ माँ, और वैसे भी ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम सब आराम में एसी में सोएं और बुआ बेचारी गर्मी में। मैं देखता हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड से एक एसी हॉल में भी लगवाई देता हूँ। 3 दिन बाद बुआ दिल्ली से जयपुर आ गई। एक रोज, ये क्या है मधु बहू, रोज रोज तुम ये भिंडी बैंगन कद्दू बस यही सब बनाकर खिलाती रहती हो। ये सब तो अपने सास ससुर को खिलाया करो, मेरे लिए तो कुछ अच्छा सा जैसे छोले भटूरे बनाकर खिलाया करो। बुआ जी वो क्या है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है तो आजकल सादा खाना ही ठीक रहता है, खाने में भी आसानी और पचने में भी आसानी। क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो गर्मी में खड़े होकर भटूरे बना ही दूंगी, लेकिन आप सोच लीजिए कहीं ये सब तला भुना खाकर ये सब आपके पेट में तहलका ना मचा दे। अरे चुप कर, इतनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ मैं, दिल्ली वाली हूँ, और दिल्ली वाले तो मशहूर ही हैं खाने के लिए। भरी गर्मियों में भी जिसने चांदनी चौक के छोले भटूरे पराठे वाली गली के लच्छे पराठे ना खाए हो तो वो दिल्ली वाला नहीं। ओए होए, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तू जा और जल्दी से वही बना, और सुन, साथ में पुदीने की चटनी और रायता भी बना लेना, एसी की ठंडी हवा में बैठकर आराम से खाऊंगी। जी बुआ जी। मधु मुंह लटकाकर रसोई में चली जाती है। बुआ नहीं हो गई, आफत हो गई, जब से आई है बस ऑर्डर पर ऑर्डर किए जा रही है। इतनी गर्मी में शाही खाना बनवाना इनको, सुबह से शाम तो मेरी इस किचन में ही हो जाती है। आखिर क्या फायदा हुआ रूम में एसी लगवाने का जब सारा दिन मैंने रसोई में रहना है। तो उस हिसाब से तो एक एसी रसोई में भी होना चाहिए। आने दो उनको, आज ही बात करती हूँ उनसे। शाम को सारा काम निपटा कर मधु अपने कमरे में जाती है और अतुल से बात करती है। देखो जी, आपकी इन बुआ के लिए तरह तरह के भोग इतनी गर्मी में रहकर बनाने की मेरे बस की तो नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कमरे और हॉल से ज्यादा तो मैं रसोई में रहती हूँ, तो मेरे लिए एक एसी रसोई में भी लगवा दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी ना तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी, फिर संभालते रहना अपने मेहमान को। उफ़, ये माँ भी ना जब खुद खाना बनाती थी तो बुआ को 2 दिन से ज्यादा टिकने नहीं देती थी, लेकिन अब बहू आ गई खाना बनाने के लिए तो उन्हें गप्पे लड़ाने के लिए रोक लेती है। अब अतुल के पास कोई चारा नहीं था और हार थक कर उसे किचन में 1 टन का एसी लगवाना ही पड़ा। अब घर में 4 एसी हो गए, जिसे देख बुआ ने कहा, ये आजकल की बहुओं से ना घर में रहकर रसोई में खड़े होकर खाना भी नहीं बनता, इनकी रसोई में भी एसी चाहिए। एक हम थे जो गांव में रहते थे तो कड़ी धूप में भी सारा दिन खेतों में काम करते थे। बुआ की बात सुनकर मधु मुंह बनाकर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बुआ थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सारा दिन हॉल में रहकर एसी की हवा खाती, तो वहीं मधु भी अपने कमरे का एसी बंद करके रसोई में काम के लिए जाती तो वहां का एसी ऑन कर देती। सास ससुर अपने कमरे के एसी में आराम से बैठते। अब तो मधु की सहेली रचना भी उसके घर आती
तो 2-2 घंटे उसके कमरे में बैठकर एसी की हवा खाते हुए यहाँ वहां की चुगली करती रहती। बुआ के वहां रहने से सुबह से शाम तक काम कर कर के अब मधु थक गई थी। अब उसने अपने पति से कहा, देखो जी, जब तक बुआ जी हैं मेरी हेल्प के लिए एक नौकरानी लगवा दो ना। अब माँ जी और बुआ जी तो मेरी कोई हेल्प करती नहीं, सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं 1 महीने के लिए किसी काम वाली को लगवा लेता हूँ। लेकिन ये क्या, जो नौकरानी औरों के घर 2 घंटे में काम निपटा कर चली जाती, वो मधु के घर 5-5 घंटे तक काम करती। वो एसी की हवा खाने के बहाने काम पर लगी रहती। अब बस भी कर शीला, अब क्या इस फर्श को रगड़ रगड़ कर जान निकालेगी क्या? कुछ दिन बाद बुआ को कुछ काम होता है और वो वापस दिल्ली चली जाती है। फिर एक रोज 60,000 का बिजली का बिल, अगर सारी तनख्वाह मैं एसी में भर दूंगा तो और खर्चे कैसे निकलेंगे? वैसे भी एसी की ईएमआई भरना अभी बाकी है। अरे कोई अमीर आदमी भी बिजली की इतनी खपत नहीं करता है। जब तुम एक घर में रहती हो तो सारा दिन इस हॉल में एक जगह एसी में बैठ गई है, वहां रहकर सब्जी काट ली, आटा लगा लिया, फिर रसोई में जाकर चौका मार लिया। अगर तुम लोगों का यही हाल रहा ना तो मेरा अतुल बर्बाद हो जाएगा। मधु और रत्ना को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो बड़ी सोच समझ कर एसी चलाती हैं और बिजली की बचत करती हैं।